नमस्कार दोस्तों, मैं हूं परवीन सानी। दोस्तों, अयोध्या के राम मंदिर को लेकर सुप्रीम कोर्ट की ओर से आए निर्णय पर पूर्व चीफ जस्टिस चंद्रचूड़ की टिप्पणी ने नई बहस को जन्म दे दिया। चंद्रचूड़ ने एक इंटरव्यू में कहा था कि बाबरी मस्जिद का निर्माण ही मूल रूप से अपवित्र था। उनका कहना था कि जिस स्थान पर पहले से मंदिर हो वहाँ मस्जिद बनाना ही अपवित्र था। इसी को लेकर विवाद शुरू हो गया और प्रोफेसर जी मोहन गोपाल ने तो राम मंदिर पर आए फैसले के खिलाफ याचिका दाखिल करने की बात तक कह दी। उन्होंने कहा कि चंद्रचूड़ के बयान के आधार पर ही क्यूरेटिव पिटीशन दाखिल की जा सकती है। प्रोफेसर जी मोहन गोपाल ने कहा कि चंद्रचूड़ के बयान में वो बात कही गई है जो फैसले में थी ही नहीं। ऐसे में इसके आधार पर पूर्ण विचार याचिका दाखिल की जा सकती है। 2019 में 5 जजों की संवैधानिक बेंच ने राम मंदिर केस पे फैसला सुनाया था। इस बेंच में तत्कालीन चीफ जस्टिस रंजन गोगोई, जस्टिस एस.ए. बोबड़े, जस्टिस चंद्रचूड़, जस्टिस अशोक भूषण और जस्टिस अब्दुल नजीर शामिल थे। बेंच ने कहा था कि मुस्लिम पक्ष ये साबित करने में असफल रहा है कि बाबरी मस्जिद वाले स्थान पर उनका कोई निर्विवाद मालिकाना हक है। इसके साथ ही मंदिर निर्माण के पक्ष में फैसला दिया गया और अब राम मंदिर का निर्माण लगभग पूरा हो चुका है। राम मंदिर पर आए फैसले में ये भी स्पष्ट रूप से दर्ज किया गया कि बाबरी मस्जिद के निर्माण के लिए मंदिर को तोड़ने का कोई प्रमाण नहीं है। प्रोफेसर जी मोहन गोपाल ने चंद्रचूड़ की टिप्पणी के जवाब में कहा कि अब अयोध्या का फैसला दूषित हो गया और फैसले के बाद की टिप्पणियों के बीच असंगति से निर्णय में विश्वास कमजोर हो सकता है। उन्होंने तर्क दिया कि इन टिप्पणियों के आधार पर क्यूरेटिव याचिका दाखिल की जा सकती है, जो सुप्रीम कोर्ट के फैसलों में गंभीर न्यायिक त्रुटि को सुधारने के लिए एक दुर्लभ कानूनी उपाय है। क्यूरेटिव पिटीशन समीक्षा याचिका खारिज होने या खत्म हो जाने के बाद अदालत में अन्याय की भरपाई के लिए उपलब्ध अंतिम मौका है। यह अवधारणा भारत के सुप्रीम कोर्ट की ओर से रूपा, अशोक हुर्रा बनाम अशोक हुर्रा और अन्य मामलों में विकसित की गई थी, जिसमें सवाल था कि क्या कोई पीड़ित व्यक्ति समीक्षा याचिका के खारिज होने के बाद सुप्रीम कोर्ट के अंतिम निर्णय या आदेश के खिलाफ कोई राहत प्राप्त करने का हकदार है। सुप्रीम कोर्ट ने माना कि अपनी प्रक्रिया के दुरुपयोग को रोकने और घोर अन्याय को ठीक करने के लिए वो अपनी अंतर्निहित शक्तियों का उपयोग करके अपने निर्णयों पर पूर्ण विचार कर सकता है। इस उद्देश्य के लिए कोर्ट ने क्यूरेटिव पिटीशन नाम की एक प्रक्रिया विकसित की है। इस याचिका को दायर करने के लिए कोई समय सीमा नहीं दी गई है। ये भारत के संविधान के अनुच्छेद 137 के तहत गारंटीकृत है, जो सुप्रीम कोर्ट को अपने निर्णय और आदेशों की समीक्षा करने की शक्ति देता है। कानूनी विशेषज्ञ प्रोफेसर मोहन गोपाल ने कहा कि जस्टिस चंद्रचूड़ की टिप्पणियां अयोध्या विवाद पर क्यूरेटिव पिटीशन दायर करने का मजबूत आधार बन सकती है। ऐसे में सवाल है कि क्या ये मामला फिर अदालत में गूंजेगा। प्रोफेसर गोपाल ने कहा, मैं जजों से कहूँगा, कृपया जब आप बेंच में हों तो अपनी विचारधारा के बारे में पारदर्शिता लाएं। इस संदर्भ में उन्होंने याद किया कि प्रोफेसर उपेंद्र बख्शी ने जस्टिस चिन्नेप्पा रेड्डी की इस बात के लिए प्रशंसा की थी कि उन्होंने खुलकर कहा था कि वे मार्क्सवादी हैं। उन्होंने आगे कहा कि ईडब्ल्यूएस मामले में जस्टिस यू ललित और एस रविंदर भट्ट ने सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ताओं के तर्कों के प्रति अपनी आपत्तियों को बहुत पारदर्शी तरीके से व्यक्त किया था। हालांकि बाद में उन्होंने तर्कों में योग्यता पाई और ईडब्ल्यूएस कोटे को रद्द कर दिया। प्रोफेसर गोपाल ने कहा, हम जजों से बस यही चाहते हैं, हमारे पास हर तरीके की विचारधारा वाले जज हैं। ये अपरिहार्य है। हम बस ईमानदारी, सच्चाई और पारदर्शिता चाहते हैं। गोपाल ने कहा कि हमें चंद्रचूड़ की टिप्पणियों के प्रकाश में क्यूरेटिव पिटीशन दायर करनी चाहिए। अयोध्या का विवाद बहुत पुराना है। 16वीं सदी में बाबरी मस्जिद बनी थी, लेकिन हिंदू पक्ष का कहना था कि यह भगवान राम का जन्म स्थान है। 1992 में मस्जिद को तोड़ दिया गया, जिसके बाद देश में दंगे हुए। 2010 में इलाहाबाद हाई कोर्ट ने जमीन को 3 हिस्सों में बांटा, लेकिन 2019 में सुप्रीम कोर्ट ने इसे बदलकर पूरी जमीन राम मंदिर को दे दी। अब वहाँ मंदिर बन चुका है। प्रोफेसर गोपाल की बातों से कानूनी हलकों में बहस शुरू हो गई है। कुछ लोग कह रहे हैं कि जज की निजी राय से पुराने फैसलों पर कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन कुछ का मानना है कि ये गलत है और इससे न्यायपालिका की निष्पक्षता पर सवाल उठते हैं। हैरिस बिरन ने कहा कि चंद्रचूड़ की टिप्पणियां मुस्लिम समुदाय को ठेस पहुंचाती हैं।
वहीं कुछ हिंदू संगठनों ने चंद्रचूड़ की टिप्पणियों का समर्थन किया और गोपाल के सुझाव को राजनीति से प्रेरित बताया। हालांकि चंद्रचूड़ अपने बयान पर सफाई भी दे चुके हैं। उनका कहना है कि उनके शब्दों को संदर्भ से बाहर निकालकर गलत तरीके से प्रस्तुत किया गया है और सुप्रीम कोर्ट का अयोध्या फैसला साक्ष्य और कानूनी सिद्धांतों पर आधारित था, न कि आस्था पर। उन्होंने ये भी कहा कि आलोचक अक्सर पूरे फैसले को नहीं पढ़ते हैं, जो 1000 से अधिक पन्नों का है। कहा जाता है कि इस फैसले की ड्राफ्टिंग खुद चंद्रचूड़ ने ही की थी। चंद्रचूड़ के इंटरव्यू की क्लिप्स सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रही है। अब दोस्तों, अगर क्यूरेटिव पिटीशन दायर होती है तो सुप्रीम कोर्ट के 5 सीनियर जज इसे गुप्त रूप से सुनेंगे। ये प्रक्रिया लंबी हो सकती है, लेकिन ये अयोध्या का फैसले को दोबारा जांचने का मौका देगी। फिलहाल ये मामला फिर से चर्चा में है और ये सवाल उठ रहा है कि क्या सुप्रीम कोर्ट का फैसला पूरी तरह से निष्पक्ष था। आने वाले समय बताएगा कि ये मामला कहाँ जाता है। हमारी खबर आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही पेज को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर कीजिएगा। धन्यवाद। मंदिर के बारे में आप सब ने देखा होगा, टेलीविजनों पे एक देश के 4-5 जजेस साहब प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं और दुनिया में पहली बार देखा कि जजेस, सुप्रीम कोर्ट के जजेस पत्रकारों से न्याय मांग रहे हैं। ये कहीं सुना आपने आज तक? आपको याद है ना वो सीन, सुप्रीम कोर्ट के प्रांगण में चीफ जस्टिस से लेकर के लोग उस पर अपनी बात रख रहे हैं, अपनी बात बताई जा रही है। वो प्रेस कॉन्फ्रेंस हो गई, बात खत्म हो गई, आई गई हो गई, लोग भूल गए। और वो ये जानता है कि लोग भूल चुके होंगे, तभी काम शुरू करता है वो। उसने शाम में अनाउंस किया दिल्ली में, और क्योंकि हम मीडिया में लंबे समय तक रहे तो इतना तो हमको समझ में आता है कि कोई क्यों ये बात कहता है और क्यों नहीं कहता। यही एक्सपीरियंस का फायदा होता है। अनाउंसमेंट हुआ कि भारत के प्रधानमंत्री सुप्रीम कोर्ट का दौरा करना चाहते हैं। अब ये अनाउंसमेंट हुआ तो सैनिटाइज कर दी गई, एसपीजी लग गई, सब झाड़ी वाड़ी, यहां तुम कबूतर सब ढूंढा जा रहा है कि कोई कबूतर ना आ जाए, कोई बिल्ली ना आ जाए। अब आप ये तो मानेंगे कि जिस इंस्टीट्यूशन को वो देखने जा रहा है, उस इंस्टीट्यूशन का टॉप वही घुमाएगा, कोई किलर तो घुमाएगा नहीं, घुमाएगा। और ये भी समझ में नहीं आया कि जब 15 साल गुजरात में था तब तो अदालतों के इतने चक्कर काटे, फिर क्या अदालत में देखना क्या चाहता है? इसे क्या देखना है? कोई सौंदर्यीकरण देखना है, कोई फूल पत्ती ढूंढनी है? तो वो जो छोटे वाले थे ना, छोटे से साइज के चीफ जस्टिस, उनको भी लगा कि आज पूरा घुमा ही दूंगा मैं इसको, इधर जा इधर जा इधर जा इधर जा। पूरा देश देख रहा है कि वो चीफ, और वो क्या कहते हैं, बताइए जज साहिबान कहां बैठ के फैसला देते हैं? यहां बैठ के देते हैं। यहां कैसा है, ये कैसा है? जब सब कुछ हो गया, उसके कदम तेज तेज थे और उनको छोटे थे कदम, उनके कदम छोटे छोटे थे हो गए, तो उनसे बोले, एक पर्चा निकाला, ये देखा है आपने? बस नमस्कार, पूरा हो गया। और जज साहब बाहर आए, जज साहब बोले, राम मंदिर पे फैसला 40 दिन में दूंगा। कुछ लोगों को समझ नहीं आया कि ये कौन सा इंजेक्शन लगा है। और फिर 40 दिन के बाद फैसला आया, राम मंदिर यहीं बनेगा, यही मंदिर है। मालूम है क्या था? सत्ताएं सिर्फ ऑफिस में बैठ करके नहीं चलती हैं। हमारे पूर्वजों ने सत्ताएं सिर्फ बैठ के नहीं चलाई हैं। जमीन की हकीकत, जो कागज दिखाया था ना, वो कागज उनके दामाद का था। उनके दामाद कहीं किसी राज्य सरकार में जज हैं जो करप्शन में फंसे हुए थे। और देखिए, इसमें ईमानदार है वो। नहीं, उसकी ईमानदारी बता रहा हूं, आप पहले से हंस रहे हो। वो ईमानदारी देखिए उसकी कितनी है। जैसे ही उन्होंने फैसला दे दिया, हम आप भारत माता की जय, हम सब खुशी खुशी घूम रहे थे, लेकिन पीछे का जो होमवर्क है वो नहीं पता किसी को। उसने फैसला देने के बाद निगाह गड़ा के रखी कि ये रिटायर किस दिन होने वाले हैं।
वो जिस दिन रिटायर होके तेजी तेजी से बाहर आए और घर पे पहुंचे, वो ये जानता है मनुष्य मनुष्य है, उसमें लालच भी है, उसमें सब कुछ भी है, उसमें द्वेष भी है, उसमें बदला भी है। वो कोई खाली नहीं छोड़ता, पता नहीं कब बहक जाए, बहकने के तो पैसे लगते नहीं है। वो घर पहुंचे, घर पहुंच के उन्होंने कोट टांगा, रिटायरमेंट समाप्त हो गया उनका। रिटायरमेंट के बाद जब वो घर पहुंचे तो एक आदमी पहुंचा और एक लिफाफा दिया उनको, सर ये है आपके लिए। जब लिफाफा खोल के देखा तो लिफाफे पे लिखा हुआ था, भारत सरकार ने देश के राष्ट्रपति से ये आपका नाम प्रपोज किया है कि इस देश में जो 12 गणमान्य नागरिकों को राष्ट्रपति राज्यसभा में भेजते हैं उसमें आपका नाम भी नामित किया गया है। अब 6 साल तक मुंह बंद रहेगा। राम मंदिर का फैसला आ गया, आप समझ रहे हैं। इसलिए मैंने कहा कि भाई जो दिखता है उसके पीछे भी कुछ होता है। मैं इसलिए साथ खड़ा हूं, मुझ पे आरोप लगाओ, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं इसको बोलूं, मैं ऐसे योद्धाओं को बार बार चुनूंगा, 1000 बार चुनूंगा और चुनता रहूंगा। मुझे उसने क्या किया है, न मुझे आलू में इंटरेस्ट है, न प्याज में इंटरेस्ट है। ये जीवन है, जीवन में कभी प्याज कम होगी, सस्ती होगी, लेकिन हमारी सभ्यता जिसके नाम लेने से आपको दुनिया में यह गर्व हो कि हमसा न कोई था न हो सकता है, अगर उसकी स्थापना में अगर राजा ने कुछ ऊपर नीचे भी किया है तो भी सही है।